नमस्कार। एटम, ये शब्द हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं, किसी भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा। पर क्या एटम सच में सबसे छोटा है? जिसे कभी इनडिविजिबल यानी जिसे तोड़ा ना जा सके माना जाता था, उसके अंदर असल में एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। चलिए आज इस एटम के कोड को क्रैक करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एटम के कोड को क्रैक करेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। फिर मिलेंगे थॉमसन से, जिन्होंने एटम को एक तरबूज जैसा बताया। उसके बाद आएगा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। फिर बोर आकर सारी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और आखिर में हम एटम के जुड़वां भाइयों यानी आइसोटोप्स और उनके जबरदस्त यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, जो डॉल्टन ने कहा कि एटम इनडिविजिबल है, क्या वो सच था? और इसका पहला क्लू जानते हैं कहाँ से मिला? एक बिल्कुल आम सी चीज से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी सोचा है सूखे बालों में कंघी रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे टुकड़ों को कैसे उठा लेता है? बस यहीं से हिंट मिला कि भाई एटम के अंदर जरूर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स का खेल है। तो सेक्शन 1, एटम क्रैकिंग द कोड। डाल्टन की थ्योरी पर सबसे पहला बड़ा चैलेंज तब आया जब साइंटिस्ट्स को एटम के अंदर उससे भी छोटे पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सबूत मिलने लगे। और बस यहीं से एटम के अंदर की दुनिया को डीकोड करने का सफर शुरू हुआ। तो एटम के अंदर आखिर ये है कौन? बेसिकली 3 मेन प्लेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। फिर है प्रोटॉन, जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है हमारा एटम। इनकी खोज भी एक दिन में नहीं हुई। सबसे पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन को कैनाल रेज मिली। ये पॉजिटिवली चार्ज थी और इसी ने प्रोटॉन की खोज की नींव रखी। फिर 1900 के आसपास जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को ढूंढ निकाला। इंटरेस्टिंगली, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में ना के बराबर होता है। और काफी बाद में 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, जिसका कोई चार्ज नहीं था और मास लगभग प्रोटॉन जितना ही था। तो ठीक है, प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन सवाल ये था कि ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है? इसका पहला मॉडल, पहला नक्शा बनाने की कोशिश की जे थॉमसन ने। थॉमसन ने ना एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल लिया। उन्होंने कहा, सोचो एक तरबूज है, एटम बिल्कुल वैसा ही है। जो पूरा लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज का गोला है और उसमें जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह फंसे हुए हैं। कितना सिंपल। तो इस मॉडल की 2 मेन बातें थीं। नंबर 1, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फंसे हैं। नंबर 2, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये न्यूट्रलिटी वाली बात तो ठीक थी, पर थॉमसन का मॉडल आगे चलकर एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो फेल हो गया। और यहां से शुरू होती है असली कहानी। एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। और उनका एक्सपेरिमेंट, उसने एटम के बारे में हमारी सारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। सेटअप बहुत ही स्मार्ट था। उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, इनको सोने की एक बहुत ही पतली फॉइल पर फायर किया। अब सवाल उठता है, सोने की फॉइल ही क्यों? क्योंकि गोल्ड इतना मैल्यूएबल होता है कि उसकी इतनी पतली शीट बना सकते हैं जो सिर्फ 1000 एटम्स मोटी हो। इमेजिन। देखिए, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स फॉइल से आर पार निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होकर। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल शॉकिंग था। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स थोड़े से एंगल पर मुड़ गए, लेकिन और ये ही सबसे बड़ी बात थी, कुछ पार्टिकल्स टकराकर 180 डिग्री पर वापस आ गए। अनबिलीवेबल। और ये कुछ पार्टिकल्स कितने थे? हर 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल, जस्ट 1। सोचिए, 12,000 गोलियां फायर की और उनमें से एक सीधा आपके पास वापस आ गई। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा, यह नतीजा उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक 15 इंच का तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो लौटकर आपको ही लग जाए। इससे बेहतर एनालॉजी हो ही नहीं सकती। तो इन शॉकिंग ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट्स निकाले? बहुत लॉजिकल कंक्लूजन्स थे। नंबर 1, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, इट्स एम्प्टी स्पेस। नंबर 2, जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल वापस आया वो जरूर किसी बहुत हैवी और पॉजिटिव चीज से टकराया होगा
और इसी छोटे से डेंस पॉजिटिव सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सब अच्छा लग रहा था, पर रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ी गलती थी, एक मेजर फ्लॉ। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जैसे गोल गोल घूमता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी लूज करेगा। इस लॉजिक से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल ही नहीं रहता, मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब क्या? इस बहुत बड़ी पजल को सॉल्व करने के लिए स्टेज पर आए नील्स बोर। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की इस सबसे बड़ी कमी को दूर किया और एटम को स्टेबिलिटी दी। बोहर का आइडिया ब्रिलियंट था। उन्होंने कहा, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकते। उनके लिए कुछ स्पेशल फिक्स्ड रास्ते होते हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या शेल्स कहा गया। इन शेल्स को KLMN जैसे नाम दिए गए और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। बूम, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, एटम स्टेबल है। अब सवाल ये है कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते कैसे हैं। इसके लिए बोर और बरी ने कुछ रूल्स दिए और ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1, हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये 2n² फॉर्मूला से पता चलता है। रूल नंबर 2, सबसे बाहरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। और रूल नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अंदर वाले शेल से भरना शुरू होते हैं। पहले अंदर का शेल फुल होगा, तभी बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, तो अब हमें एटम का अंदर का स्ट्रक्चर समझ आ गया है। चलिए आप देखते हैं कि ये पार्टिकल्स ही कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या है, मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या है। इसे एटम का आधार कार्ड समझिए। एक तरफ है एटॉमिक नंबर, जिसे Z से लिखते हैं। ये कुछ नहीं, बस प्रोटॉन्स की संख्या है और यही एक एलिमेंट की पहचान है। अगर प्रोटॉन 6 हैं तो वो हमेशा कार्बन ही होगा। दूसरी तरफ है मास नंबर, जिसे A से लिखते हैं। यह है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये एटम का मास डिसाइड करता है। सिंपल। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वैलेंसी। सिंपल भाषा में ये एटम की दोस्ती करने की कैपेसिटी है। हर एटम चाहता है कि उसके सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं, वो स्टेबल हो जाए। इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, लेता है या शेयर करता है, बस वही नंबर उसकी वैलेंसी कहलाता है। तो हमारी कहानी अब फाइनल पार्ट में आ गई है। एक सवाल, क्या एक ही एलिमेंट जैसे कार्बन के सारे एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं? इसका जवाब है नहीं, और यही कॉन्सेप्ट हमें मिलवाता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स से। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। आइसोटोप्स ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने की वजह से इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, कार्बन 12 और कार्बन 14। दूसरी तरफ है आइसोबार्स। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन मास नंबर सेम होता है। जैसे आर्गॉन और कैल्शियम, दोनों का मास नंबर 40 है। तो आखिर में हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इस नॉलेज के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली आइसोटोप्स के। यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह यूज होता है। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है और आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर जैसी बीमारी के इलाज में यूज होता है। तो देखा, जिस एटम को कभी अविभाज्य माना जाता था, उसके कोड को क्रैक करके साइंस ने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया है।